हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शूट बाय अ थर्ड पार्टी। या फिर इस टॉपिक को हम ये भी बोल सकते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेंजर फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे सिंपल लाइन है ये। तो इसको हेडिंग को हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ए बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, बी ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है, लेकिन सी जो कि स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो ए या बी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। यानी कि क्या है, ओनली पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे स्यू ईच अदर। अ पर्सन हु इज नॉट द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू द कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज। इसका सिंपल सा मतलब यही है। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस यानी कि द फॉलोइंग सिचुएशन वेयर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मे ऑल्सो स्यू कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज। इसके अंदर आता है फर्स्ट, बेनिफिशियल ऑफ ट्रस्ट। बेनिफिशियल ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए जो है वो एक ट्रस्ट बनाता है, यानी कि क्रिएशन करता है एक ट्रस्ट का, जिसका पर्पस होता है हेल्प इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि उस ट्रस्ट का काम होता है कि एजुकेशन के फील्ड में बच्चों की मदद करना। यानी कि इसे हम यूँ समझ सकते हैं जैसे कि गरीब बच्चे जो होते हैं, जो कि स्कूल की फ़ीस वगैरह पे नहीं कर पाते, एजुकेशन की फ़ीस वगैरह पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए ट्रस्ट बनाता है ए। लेकिन ए जो है इसके मैनेजमेंट के लिए बी को एज ए ट्रस्टी अपॉइंट कर लेता है, यानी कि बी उस ट्रस्ट का ट्रस्टी हुआ। अब सी, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है और एक गरीब बच्चा होता है, वो बी के पास जाता है रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ स्कूल फ़ी, और बी से रिक्वेस्ट करता है फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूल फ़ी। लेकिन बी जो है उसको पेमेंट देने से मना कर देता है। तो सी जो है एज ए बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, जबकि सी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। सी बस एक बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट था और एक थर्ड पार्टी पर्सन था जो कि बी के ऊपर केस कर रहा है। तो यहाँ पर ये बी के ऊपर केस कर सकता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन इसके अंदर हमारे पास आता है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। तो इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज के ऊपर केस फाइल कर सकती है। तो उसको समझते हैं। इफ फैमिली सेटलमेंट मेड इन राइटिंग, अगर फैमिली सेटलमेंट रिटन में जो है होता है, तो अ पर्सन हु इज नॉट द पार्ट ऑफ सच सेटलमेंट, यानी कि इसमें जो पर्सन है जो कि सेटलमेंट का पार्ट नहीं है और फैमिली का पार्ट नहीं है, मे इन्फोर्स इट एज ए बेनिफिशियरी, तो वो उसको इन्फोर्स कर सकता है एज अ बेनिफिशियरी। उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आएगी। ए जो है एक बहुत अमीर आदमी होता है और बी जो होती है वो ए की वाइफ होती है, और सी जो होता है वो ए का सन होता है, और डी जो होता है वो ए का दूसरा सन होता है, यानी कि अनदर सन। तो लेटर ऑन जब ए मर जाता है तो ए जो है अपनी सारी संपत्ति, सारा पैसा छोड़ जाता है। तो अब उस पैसे का सेटलमेंट करने के लिए सी और डी सामने आते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि ए की प्रॉपर्टी को दोनों 50-50 शेयर कर लेंगे। और एक और चीज़ दोनों साथ में डिसाइड करते हैं कि इन रिटर्न, यानी कि इसके बदले में पेमेंट ऑफ 20,000 ईच टू बी, यानी कि दोनों 20-20 हज़ार रुपये का पेमेंट करेंगे बी को। ये भी वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट तो इन दोनों के बीच में आपस में होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम सी एंड डी रिफ्यूज टू पे मनी टू बी, यानी कि सी एंड डी जो है वो 20,000 रुपये देने से मना कर देते हैं बी को। तो इस केस के अंदर एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो सी एंड डी के बीच में हुआ था, लेकिन बी सी और डी के ऊपर केस फाइल कर सकता है एज ए थर्ड पार्टी, क्योंकि बी जो है यहाँ पे बेनिफिशियरी था। बी को यहाँ पे 20,000 रुपये मिलने थे जिसको देने से सी और डी ने मना कर दिया, तो बी यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन आता है इसके अंदर मैरिज एग्रीमेंट, यानी कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अ फीमेल कैन क्लेम हर मैरिज एक्सपेंसेस। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए जो है हस्बैंड होता है बी का, और जो बी के फादर होते हैं ई, वो होते हैं पुलिस ऑफिसर। तो कुछ समय बाद बी जो है बिकम्स इल, यानी कि बी जो है बीमार पड़ जाती है, लेकिन ए की तरफ से बी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि ए जो है बी का हस्बैंड होता है। तो सी और ए के बीच में एग्रीमेंट होता है, प्रॉमिस होता है दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बी ए विल टेक केयर ऑफ बी, यानी कि अगली बार जब बी बीमार पड़ेगी तो ए को उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा दोनों के बीच में प्रॉमिस होता है। तो
अब बी जो है वो वापस बीमार पड़ती है, लेकिन अगेन नो केयर बाय ए, लेकिन दोबारा से कोई ध्यान नहीं रखा जाता ए के द्वारा। तो बी एज अ बेनिफिशियरी ए के ऊपर केस कर सकती है, जबकि प्रॉमिस हुआ था सी और ए के बीच में। लेकिन बी एज अ थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी है, इसलिए वो ए के ऊपर केस कर सकती है। तो ये हमारा थर्ड एक्सेप्शन पूरा हो जाता है। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आप सिंपल सा मेरे नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे नोट्स में मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरी वीडियो को देखकर आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, और फिर आप ICAI का स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट। तो मीनिंग ऑफ असाइनमेंट देख लेते हैं सबसे पहले कि असाइनमेंट होता क्या है। असाइनमेंट मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज असाइनमेंट। तो अपना राइट यानी कि ट्रांसफर ऑफ राइट्स, अपने हक को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, इसको असाइनमेंट बोलते हैं। तो जो ट्रांसफर कर रहा है उसको असाइनर बोलते हैं, और जिसको ट्रांसफर कर रहा है उसको असाइनी बोलते हैं। अब इस एक्सेप्शन को भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ए जो है क्रेडिटर होता है, वो बी को 1,00,000 रुपए उधार दे देता है, तो बी डेटर हुआ। अब ए जो है एज अ असाइनर सी को एक राइट असाइन करता है टू रिकवर डेट फ्रॉम बी। तो ए के पास अब पूरा राइट सी के पास अब पूरा राइट है कि वो बी से ए के डेट को रिकवर कर सकता है। तो जो सी है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, यानी कि ए ने एज ए असाइनर सी को अपनी जो है राइट पास कर दिया था डेट रिकवर करने का, तो सी इम्प्लाइडली इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। हालांकि सी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। एक्नॉलेजमेंट का मतलब हुआ किसी भी इंसान को रिप्रेजेंट करना, यानी कि चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दो फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम होता है यश, एक का नाम होता है वंश। तो जो है वंश का बर्थडे होता है, तो वंश के बर्थडे पे यश आता है और कुछ गिफ्ट लेकर आता है। तो यश अपने फ्रेंड को, जो कि वंश का फ्रेंड नहीं होता, अपना फ्रेंड कोई भी नाम ले लीजिए आप, मनन ले लीजिए। तो अपने फ्रेंड मनन को, यश अपने फ्रेंड मनन को वंश को देने के लिए 1,00,000 रुपए देकर चला जाता है। भाई गिफ्ट में 1,00,000 रुपए देना है, ऐसे मान लीजिए यश को वंश को गिफ्ट में 1,00,000 रुपए देना था। तो यश थोड़ा जल्दी में होता है, तो वो अपने फ्रेंड मनन को 1,00,000 रुपए वंश को देने के लिए पकड़ा करके चला जाता है। जो मनन हो वो जो है वंश को बता देता है, भाई तेरे 1,00,000 मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि मुझे यश ने दिए हैं, वो मैं तुझे दे दूंगा। तो मनन ने यहाँ पर एक्नॉलेज कर दिया, वंश को कि तेरे 1,00,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं। यानी कि यहाँ पे मनन एक्नॉलेज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है यश को, एक तरह से यूं कह सकते हैं इसमें। लेकिन इस केस में जब बाद में वंश मनन से 1,00,000 रुपए मांगता है तो मनन मना नहीं कर सकता। वही मनन कहीं ऐसा नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और यश के बीच में हुआ था, तो वंश तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, क्योंकि मनन ने एक्नॉलेज कर दिया था ऑलरेडी मनन को कि जो तुम्हारे 1,00,000 रुपए हैं जो कि मुझे यश ने दिए हैं वो मेरे पास पड़े हैं और मैं तुम्हें दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है वंश थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी वो मनन पर केस कर सकता है, क्योंकि मनन ने वंश को एक्नॉलेज कर दिया था कि यश के दिए हुए 1,00,000 रुपए जो कि मुझे तुझे देने हैं वो मेरे पास पड़े हैं और मैं तुझे दे दूंगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास में कोविनेंट रनिंग विद लैंड। कोविनेंट का मतलब होता है कंडीशंस अटैच्ड टू द यूज ऑफ लैंड, यानी कि लैंड के यूज पे कोई कंडीशन लगी हुई हो। मतलब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए और बी जॉइंटली किसी लैंड के ओनर होते हैं, तो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम इस लैंड का यूज सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए करेंगे। अब लेटर ऑन जो है ए अपना पार्ट जो होता है लैंड के अंदर वो छोड़ कर देता है सी को। अब क्वेश्चन ये है कि जो कंडीशंस थी कि हम इस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, क्या वो कंडीशंस अभी भी इस पर अप्लाई होगी? जी हाँ, बिल्कुल। कोविनेंट जो होता है वो लैंड के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है। अब उस लैंड को जो सेल करेंगे तो भी वो कोविनेंट जो है
उस लैंड के साथ सोल्ड होगा। तो लेटर ऑन क्या होता है, जो बी होता है वो उस लैंड को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है। तो जो सी है इस केस में बी के ऊपर केस कर सकता है स्ट्रेंजर होने के बाद भी, और बी ये नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्ट ए और मतलब कॉन्ट्रैक्ट ए और मेरे बीच में था, ऐसा बी नहीं कह सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कोविनेंट था, वो लैंड के साथ अटैच हो गया। अब चाहे बी मर भी जाता है तो भी वो उसके साथ में अटैच रहेगा लैंड के साथ में। तो इस केस में सी जो है बी के ऊपर केस कर सकता है जो कि स्ट्रेंजर है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।